नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है रविकांत सिंह और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 रेनबो का यूनिट 6 बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बहुत ही बेसिक से पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे हम लोग संख्याओं का प्रयोग करते हैं उनकी जगह हम लोग अक्षरों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। बीजगणित में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे हम लोग संख्याओं का प्रयोग करते हैं, संख्याओं की जगह हम लोग x, y जिनको हम लोग बीज कहते हैं या चर कहते हैं या वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो इनका प्रयोग हम लोगों ने कैसे किया था। अगर हमको कोई चीज नहीं पता थी तो उसकी जगह हम लोग x, y का यूज कर सकते थे, ठीक है। अब ये जो अक्षर हैं, ये अक्षर संख्याएं हैं, ये भी मूल संख्याओं की तरह इनके ऊपर भी संक्रियाएं की जाती हैं, चाहे जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग हो, और ये भी वैसे ही व्यवहार करती हैं। जैसे 5 में हम 6 जोड़ दिए तो 11 हो गया, वैसे ही 5 में हम x भी जोड़ेंगे तो x की जो वैल्यू रहेगी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग अक्षर संख्याओं के साथ करते हैं और जैसे अंक गणित में करते हैं, दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है। अब बात आती है बीजगणित में बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ये हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब हम लोग जानेंगे कि बीजीय व्यंजक होते क्या हैं और इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्यों लाइट में आए, क्यों इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लो एक मैं रॉड की बात करूं या एक लकड़ी की बात करूं, ठीक है। इस लकड़ी में से हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर काट लिया और यहां पर कुछ सेंटीमीटर बाकी रह गया। मान लो x सेंटीमीटर बाकी रह गया, ठीक है। ये x सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर हमने इस लकड़ी में से काट कर निकाल लिया। या फिर मान लो लोहे का सरिया है, इसमें से हमने 5 सेंटीमीटर काट के निकाल लिया। अब अगर कोई पूछ दे कि ये पूरे सरिये की लंबाई क्या है, ठीक है, तो अगर हम 5 सेंटीमीटर इसको और इसको जोड़ दें तो ये पूरे सरिये की लंबाई हो जाएगी। तो इसकी लंबाई हो जाएगी x प्लस 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर हम बात करें कि ये एक रबड़ है, ठीक है, मिटाने वाला रबड़ है, और इसको 4 भागों में क्या करना है, बांटना है। मान लो ये पूरा y सेंटीमीटर का है, ठीक है, ये पूरा यहां से यहां तक y सेंटीमीटर का है और इसको हमको 4 भागों में क्या करना है, काटना है या तोड़ना है या बांटना है। तो इस y में हम लोग 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। एक जो होगा ये y/4 भाग होगा। तो y में जब हम 4 से भाग दे देंगे तो एक भाग निकल जाएगा। तो जैसे हम लोग अंक गणित में संख्याओं के साथ तमाम चीजें करते थे, वैसे ही हम लोग अक्षरों के साथ भी करेंगे। अब यहां पर हम देखेंगे कि हमने x में क्या किया है, 5 को जोड़ा है, y में हमने 4 से भाग दिया है। यही सारी चीजें कही जाती हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक। यानी कि जब हम लोग बीज गणित के बीजीय अक्षरों के साथ गणित की संक्रियाएं करते हैं तो उसको ही बीजीय व्यंजक कहा जाता है। उसको जब हम लोग लिखते हैं तो उसी को बीजीय व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, ये हम लोग यहां पर लिखेंगे। तो बीजीय व्यंजक की परिभाषा कुछ यूं है कि जब कोई चर या अचर संख्या, ठीक है, चर संख्या जैसे x एक चर संख्या है जिसका मान कुछ भी हो सकता है, 5 का मान 5 ही रहेगा, ये एक अचर संख्या है, ठीक है। तो जब कोई चर या अचर संख्या या इनका समूह, बहुत सारी चर संख्या अचर संख्या भी उसमें आ सकती हैं, मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त, यानी गणित की संक्रियाओं के मौलिक चिन्ह क्या क्या है, जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है, ये सारी चीजों से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाता है, ठीक है। यानी कि जब चर या अचर संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, मौलिक गणित की संक्रियाओं, उस पर संक्रियाएं करते हैं
वो चर अचर एक संख्या हो या फिर बहुत सारे उनका समूह हो, तो उसी को हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो अगर हम बात करें एक x प्लस वाई, ये हमारा एक बीजीय व्यंजक हो गया। 2x प्लस 3, ये हमारा भी एक बीजीय व्यंजक हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे दोनों चर हैं, यहाँ चर है उसमें 2 से गुणा है, उसमें 3 जोड़े हैं। ऐसे ही अगर x स्क्वायर वाई धन 6, ये भी हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2x वाई प्लस 3y जेड स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, ये भी हमारा एक बीजीय व्यंजक है। यानी कि जिसमें संख्याएं हो, चर या चर संख्याएं हो, अचर संख्याएं हो, और उसमें हम लोग गणित की संक्रियाएं कर रहे हो, जोड़ कर रहे हो, घटाना कर रहे हो या फिर गुणा कर रहे हो, तो ये बीजीय व्यंजक कहे जाते हैं। अब इस व्यंजक में हम लोग एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर ये जो बीच में धन का निशान है या घटाने का निशान है, तो एक एक जो ये होता है दो निशानों के बीच में, ये जो x क्या है, एक पद है, ये y भी क्या है, एक पद है। ठीक है, यहां पर क्या पद है, 2x एक पद है और 3 एक पद है। यहां 2xy एक पद है, 3yz स्क्वायर एक पद है और ऋण 6 एक पद है। ऋण 6 यहां पर लिखा हुआ है तो इसको धन ऋण 6 ऐसे लिखा जाएगा। तो पद क्या होते हैं, अब हम लोग पद के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि 2 बीजीय व्यंजक लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हमको जानना है कि पद क्या होता है। तो पद की परिभाषा होती है किसी आंकिक संख्या, आंकिक संख्या जैसे ये अंक है, ठीक है, आंकिक संख्या हो या फिर अक्षर संख्या हो या इन दोनों का गुणनफल हो, उसी को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। और इन्हीं पदों को जोड़ या घटाकर हम लोग बीजीय व्यंजक बनाते हैं। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक पद है। जैसे पहले वाले में देखेंगे तो पहले वाले में एक पद है 5x स्क्वायर, फिर दूसरा पद है 7x और तीसरा पद है ऋण 1। ठीक है, इसमें दूसरे वाले में देखेंगे, इसमें पहला पद है 5p स्क्वायर क्यू, एक पद और है ऋण 4p क्यू स्क्वायर और एक पद है धन 7। तो चाहे वो आंकिक संख्या हो चाहे वो अक्षर संख्या हो, इन दोनों का गुणनफल या भागफल ही पद कहा जाता है। अब यहां पर हम देखेंगे कि कहीं कहीं हम ऋण लगा रहे हैं और कहीं कहीं क्या कर रहे हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो उसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। जहां ऋण पहले लगा रहे वहां पर ऋण लगाएंगे, लेकिन अगर धन पहले लगा है तो जरूरी नहीं कि हम लोग वहां पर धन लगाएं। यानी कि अगर धन नहीं लगा हुआ है, जैसे यहां इसकी बात करें तो यहां धन नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये धनात्मक संख्या है। जहां संख्या धनात्मक होगी तो वहां धन लगाइए चाहे मत लगाइए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहां संख्या ऋणात्मक हो जाएगी उसको क्या करेंगे, हम लोग ऋण अवश्य लगाएंगे। तो पद आपको समझ में आ गया होगा कि पद क्या होता है, किसी अक्षर संख्या या चर संख्या का गुणनफल या भागफल ही पद कहा जाता है। अब हम लोग जानने वाले हैं कि पद का गुणांक क्या होता है। जैसे एक पद मान लो 7xyz, ये एक पद है, किसी भी बीजीय व्यंजक में से हमने एक ये पद निकाल लिया है। इसका पद का गुणांक क्या कहा जाएगा, पहले तो ये जानते हैं। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या कहा जाता है कि इस पद में जो भी अंकीय अंक है, यानी कि गणितीय अंक है, अंकीय संख्या है, उसको हम लोग पद का गुणांक कह सकते हैं। यानी कि इस पद का गुणांक क्या है, 7 है। अगर हम 8xy स्क्वायर की बात करें तो इस पद का गुणांक क्या है, यानी कि किस अंकीय संख्या से इसमें गुणा हुआ है, तो वो है 8।
ठीक है। अगर -7 पी स्क्वायर क्यू की बात किया जाए तो इसका गुणांक क्या है? -7। अब हम लोग थोड़ा पद का गुणनखंड निकालना सीख लेते हैं कि अगर 2x स्क्वायर वाई है, इसका गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे? तो इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे 2 गुणे एक्स स्क्वायर गुणे वाई, यानी कि 2 का गुणा एक्स स्क्वायर का गुणा और वाई का गुणा। और एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे एक्स गुणे वाई, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू वाई। अगर हम लोग बात करें 7xyz की, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 7xyz। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 7 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है। अगर इसकी बात करें, इसका गुणनखंड निकालना रहेगा 8xy स्क्वायर, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 8 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। और इसकी बात करें -7 पी स्क्वायर क्यू, इसका गुणनखंड हो जाएगा -7 इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है। और ये सभी अलग अलग इसके गुणनखंड है। ठीक है, गुणा भी कर दो, ये भी एक गुणनखंड है, और सभी अलग अलग इसके गुणनखंड है। ठीक, यानी कि 7 -7 पी स्क्वायर क्यू का गुणनखंड ये भी है, यानी कि इसको अगर गुणा के रूप में तोड़ा जाए, या फिर पूछ दे कि क्या क्यू इसका गुणनखंड क्यू भी है, पी भी है और -7 भी है। तो किसी भी पद का हम लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं। किसी भी पद का गुणांक क्या होता है? जो भी अंकीय संख्या उसमें गुणा के रूप में होती है उसको गुणांक कहते हैं। लेकिन कभी कभी अगर पूछ दिया कि 7xyz है, ठीक है, तो इसमें yz का गुणांक क्या है, या yz में किसका गुणा करें तो ये हो जाए, तो यहां पर इसका गुणांक हो जाएगा 7x। यानी कि जरूरी नहीं है कि अंकीय संख्या हो, अगर सामान्य रूप से पूछ रहा है तो अंकीय संख्या होगी। लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति दे दे, जैसे इसकी ही हम बात करें, तो अगर कह दे कि इसका गुणांक क्या होगा, तो इसका गुणांक क्यों हो जाएगा। यहां पर अलग भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर जो संख्या रहती है वही उसका गुणांक होती है। ठीक है, तो ये सब विशेष परिस्थितियों में है, इसको आप लोग बहुत ध्यान नहीं देंगे। अगर पद का गुणांक पूछा है, इस पद का गुणांक, तो इस पद का गुणांक हो जाएगा 7, इस पद का गुणांक हो जाएगा 8, इस पद का गुणांक हो जाएगा -7। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आगे आपको कंफ्यूजन ना हो इस वजह से हमने अभी इसको बता दिया। अब बीजीय व्यंजक में अगर हमको जोड़ या घटाना करना है तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आती है, सजातीय पद और असमान या विजातीय पद। ये क्या होते हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे 2xy धन 5yz प्लस 3xy -7। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे सजातीय पद वे होते हैं जिनका गुणनखंड, उस गुणनखंड में जो भी अक्षर संख्याएं हैं वो क्या हो, एक समान हो। यहां पर हम देखेंगे कि 2xy में 2 है, x है और 2 गुणे x गुणे y। ठीक है, इसमें 5 गुणे y गुणे z है, इसमें क्या है 3 गुणे x गुणे y है, और ये क्या है 7। यहां पर हम देखेंगे कि इसमें भी xy है, और इस नंबर को छोड़ दो, इस अंक को, गुणांक को छोड़ दो, और इसमें भी क्या है xy है। तो जिन जिन पदों में जो अक्षर संख्याएं हैं उनको क्या करेंगे, अगर उनका गुणनखंड क्या है, बराबर है, तो वे सजातीय पद कहे जाते हैं। चाहे वो उनका जो संख्यात्मक मान जो है अलग हो, चाहे उनका गुणांक अलग ही क्यों ना हो, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, लेकिन जो अक्षर संख्या है इनका गुणनखंड फल क्या है, गुणनखंड बराबर हो। जैसे 7xy है और 5xy, ये दोनों क्या है, सजातीय है। अगर 7p
पी स्क्वायर क्यू और -11 पी स्क्वायर क्यू। ये भी क्या है? सजातीय है। यानी कि जो ये अक्षर हैं, अक्षरों का गुणनफल है, ये क्या होने चाहिए? समान सजातीय होने चाहिए। इससे हमको मतलब नहीं है। और जब ये सजातीय रहेंगे तभी हम इसको जोड़ भी सकते हैं, तभी हम इसको घटा भी सकते हैं। इसको अगर हम लोग ऐसे भी लिख दें 7p क्यू स्क्वायर और -11 क्यू स्क्वायर पी, यानी कि इसको पलट भी दें तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गुणा में हम लोग पलट सकते हैं। लेकिन q के घात 2 इसमें भी है, q के घात 2 इसमें भी है, और p इसमें भी है, p इसमें भी है। यानी कि अगर इसका गुणनखंड करें 7 गुणे p गुणे q होगा, और इसमें भी 7 गुणे p गुणे ऋण 11 गुणे p गुणे q इसमें भी होगा। तो ये दोनों क्या है? एक समान है, इसलिए इनको सजातीय कहते हैं। ठीक है, तो इस पर विशेष ध्यान रखेंगे हम लोग कि सजातीय पद क्या होते हैं? जिन पदों में जो गुणनखंड है अक्षरों का वह क्या हो? एक समान हो। जैसे एक उदाहरण और मैं आपको लिखता हूं। यहां पर कुछ मैंने पद लिखा हुआ है और इसमें बताना है कि कौन कौन से सजातीय हैं और कौन कौन से विजातीय हैं या असमान पद हैं। ठीक है, तो इसी उदाहरण से हम लोग दोनों समझ लेंगे। 6x और 7y, इसमें x है और इसमें y है, ये सजातीय नहीं है। 13x और ऋण 7x, दोनों में x ही है, तो ये क्या है? सजातीय है। ठीक है, ऋण 5ab है और 7ba है। ba या ab वो बदल गया है तो कोई बात नहीं, 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2 एक ही होता है। ठीक है, तो a में b का गुणा करिए, b में a का गुणा करिए, पलटने से कोई मतलब नहीं है, घात अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? ये भी आपके सजातीय होगा। ठीक है, 3x और 6xy, इसमें y का भी गुणा है और इसमें सिर्फ x है, तो ये सजातीय नहीं है। 6pq स्क्वायर यानी q के घात 2 और 7p स्क्वायर q, इसमें q के घात 2 है, इसमें p के घात 2 है, ये भी सजातीय नहीं है। 7py स्क्वायर -4py स्क्वायर, यानी कि py स्क्वायर दोनों में है, तो ये भी क्या है? आपका सजातीय है। mn स्क्वायर और mn, इसमें n के घात 2 है और इसमें सिर्फ mn है, तो ये भी सजातीय नहीं है। इसमें -p और इसमें 10p। अब यहाँ आप सोचेंगे कि p ऋण है, तो इसको ऋण 1 गुणे p भी लिख सकते हैं, यानी कि ऋण 1p। तो ऋण 1p को हम p भी -p भी लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है? सजातीय है। ठीक है, दोनों में p है। ठीक है, अब असमान या विजातीय या अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? इसी का उल्टा, यानी कि जिनमें जो पद है, पदों का जो गुणनखंड है वो क्या है? अक्षर संख्याओं का वो अलग अलग हो। जैसे इसमें x है, इसमें y है, तो ये आपका क्या हो गया? असमान हो गया। ये क्या है? इसमें x है, इसमें xy है, तो ये भी असमान हो गया। यहाँ pq स्क्वायर है या p स्क्वायर q है, ये भी असमान हो गया। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। यहाँ mn स्क्वायर है, यहाँ mn है, तो ये भी असमान हो गया। बाकी समान है और वो समान सजातीय पद में आएंगे। ये असमान है तो ये असमान यानी कि विजातीय अनलाइक टर्म्स में आएंगे। तो उम्मीद है कि अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, ये पहला पार्ट है। अगले पार्ट में हम लोग व्यंजकों की डिग्री पढ़ेंगे, व्यंजकों को कैसे जोड़ते घटाते हैं, इनका जोड़ और घटाना पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अगर ये कोई पद है 7x, इसमें x का मान बराबर 3 दे दिया, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। जैसे 6pq स्क्वायर है, तो इसमें अगर p का मान 1 दे दे, q का मान 2 दे दे, यानी कि मान कभी कभी पता चल जाता है या फिर पता करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है या कभी कभी दे दिया रहता है, तो उसको कैसे हल करेंगे ये भी हम लोग अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम लोग कोष्ठकों का भी प्रयोग करने वाले हैं, यानी कि बीजी व्यंजक का मूल उस वीडियो में होगा।
तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे, वो दूसरा पार्ट होगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ये वीडियो आपको जरा सी भी हेल्पफुल लगी, जरा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।